अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ 21 में मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा सिद्दीकी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुंह का कैंसर क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या क्या हैं और ये किस तरह इसकी रोकथाम ज़रूरी है। ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर इरहबा इलियास, डेंटल सर्जन हैं, ईसा लैब के मेंबर, नेशनल यूथ असेंबली सिंध। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आप हमें आगाह करेंगी कि कैंसर का इलाज क्या है और इसकी वजूहात क्या क्या हैं, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हुबा मैं आपकी और चैनल की 21 की बेइंतहा मशकूर हूँ कि जिन्होंने यहाँ मुझे आज इनवाइट किया और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की अहमियत को भी जाना कि जिस तरह से हमारी बॉडी में बाकी बीमारियों के बारे में आगाही फराहम करना जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी मुँह की बीमारियों के बारे में बात करना और उसकी आगाही लोगों तक फराहम करना भी ज़रूरी है। तो ओरल कैंसर की अगर हम बात करें हुबा, तो आजकल हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ओरल कैंसर की प्रेवलेंस है। हमारी ओपीडीज़ में हर तीसरा शख्स हमें ओरल कैंसर के साथ रिपोर्ट हो रहा होता है। तो बेसिकली हमें ये सबसे पहले तो ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि ओरल कैंसर होता क्या है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं, लोगों के दिमाग में बहुत से ऐसे मिथ्स हैं जिसको बर्स्ट करने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो पहले तो सवाल ये उठता है कि ओरल कैंसर क्या है। देखिए, कैंसर चाहे ओरल कैंसर हो या बॉडी में कहीं और भी ट्यूमर हो, कैंसर हो, बेसिकली ये एबनॉर्मल सेल्स हैं। ठीक है, ऐसे सेल्स जिनकी ग्रोथ नॉर्मल से हटके हो, वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ चले जाएं, उनका डीएनए आया चेंज हो जाए या उनके अंदर कोई जेनेटिक चेंजेस आ जाएं और फिर वो तमाम ऐसे सेल्स इकट्ठा हो जाएं, तो फिर ये कैंसर की शक्ल या फिर ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये एबनॉर्मलिटी की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमें कैंसर की क्योंकि रूट कॉज पता होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, मतलब इनिशियल स्टेज पे कैसे पता चलेगा किसी पेशेंट को कि उसको मुंह का कैंसर है, या दांतों के कुछ मसाइल पैदा होते हैं या मुंह में छाला ऐसा हो जाता है जो हमें नहीं पता चलता, हम नॉर्मली उसको लेते हैं कि हो गया है कोई बात नहीं, किसी नॉर्मल टूथपेस्ट चेंज कर लेते हैं या कोई कुछ और ऐसी ट्रीटमेंट कर ली, डॉक्टर के पास नहीं जाते उमूमन लोग, तो उसके बारे में आगाह करें। देखिए, बिल्कुल इसमें हम अपने पेशेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको अपने मुंह में कोई ऐसा छाला मिल रहा है कि जिसकी ड्यूरेशन जो है वो 7 से लेके 14 डेज तक हो चुकी है और अभी भी वो हील नहीं हो रहा, अगर आपके मुंह में ऐसा कोई छाला मौजूद है तो काइंडली उसको फौरी तौर पर डेंटिस्ट के पास या फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास उसे ज़रूर रिपोर्ट कराइए। इसके अलावा अगर आप फील करते हैं कि आपके मुंह के अंदर कोई एबनॉर्मल ग्रोथ डेवलप हो रही है, कोई लंप बन रहा है, कोई मास बन रहा है, कोई गुठली बन रही है, तो उसको भी फ़ौरन अर्ली स्टेजेस पे जो है वो डायग्नोसिस की तरफ लेके जाइए, क्योंकि ओरल कैंसर में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोसिस हो जाती है, तो उसमें हमारे पास आगे ट्रीटमेंट में भी अच्छे प्रोग्नोसिस मिलती है और फिर पेशेंट का सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि ये जो है दांत का कैंसर या मुंह का कैंसर जो है, तो ये कि लाइलाज है या काबिल इलाज मर्ज़ है? देखिए, इसका इलाज जो है वो डिपेंड करता है इसके स्टेजेस के ऊपर। ठीक है, अगर हमारे पास पेशेंट, इसके 4 स्टेजेस हम कैटेगराइज करते हैं, इसके साइज़ के हिसाब से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पे हम इसको 4 स्टेजेस में कैटेगराइज कर रहे हैं और इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की बेसिस पे हम इसे 3 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट आ जाता है फर्स्ट स्टेजेस में आ जाता है या सेकंड स्टेजेस में आ जाता है तो इट इज़ वेरी मच क्यूरेबल, उसमें हम सर्जरी से और फिर रेडिएशन से उसका इलाज कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास स्टेज 3 और स्टेज 4 में हमारे पास आ रहा होता है तो उसमें हमारे पास चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं और कुछ केसेस इवन ऐसे भी हो जाते हैं कि जिसमें फिर उन्हें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं बल्कि पैलिएटिव ट्रीटमेंट हमें देना पड़ता है, जिसमें हम उनकी सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। क्या इंसानी सेहत के लिए क्या मुज़िर है, मतलब क्या नुकसान पहुंचाती हैं, ये एक वक्त में शुरू इनिशियल स्टेज पे नुकसान पहुंचाती हैं, फिर हम इंसान मतलब जो मरीज़ है वो ठीक हो जाता है? देखिए, ओरल कैंसर के पेशेंट्स में रेडिएशन देना या शुआएं देना ज़रूरी इसलिए होता है कि जब हम पेशेंट की सर्जरी करते हैं उसमें हमने कैंसर पोर्शन, जितना भी हिस्सा कैंसर बन चुका है, उसको हमने निकाल लिया। अब वो कैंसर दोबारा ना हो, इस वजह से हम पेशेंट को शुआएं देते हैं ताकि अगर कोई मामूली से ज़र्रात भी वहाँ पे मौजूद हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएं। शुआएं देना इसलिए ज़रूरी है, लेकिन ये है कि इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। सबसे पहले ये कि इसकी वजह से मुंह में लुआब बनने का अमल, थूक बनने का अमल कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा मुंह के छालों की परेशानी हो जाती है, मुंह में मिर्चें लगना, मुंह में इरिटेशन होना और इसके अलावा दांतों में कीड़ा लगने का मर्ज़ भी ज़्यादा हो जाता है।
तो शुआओं के अपने भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन कैंसर पेशेंट्स में देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं और नुकसानात जो भी हैं उसको फिर हम ओवरकम कर लेते हैं मेडिसिन से। अच्छा, ये बताएं कि ये नौजवानों में ज़्यादा पाया जाता है मर्ज़, या कि मतलब उम्मन बच्चों में भी हो सकता है या बुज़ुर्ग हज़रात में भी हो सकता है? देखिए हुबा, इसकी वजह यह है ओरल कैंसर जो है उसका इटियोलॉजी यानी उसके रीज़न है तंबाकू, पान, छालिया, गुटखा, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल। यानी 75% ऑफ द केसेस में जो कैंसर की वजूहात हैं वो पान, छालिया, गुटखा का इस्तेमाल है। फिर हमारे पास जो बाकी 10 से 15%, 10 to 15% में हमारे पास वजूहात आती हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ वगैरह आ जाती हैं। तो अब ये पान, छालिया, गुटखा का इस्तेमाल क्योंकि हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो इस वजह से इंसिडेंस रेट कैंसर का डेवलप होने का भी हमारी यूथ में ज़्यादा आ रहा है। और बात करें अगर हम कराची की, तो कराची बिल्कुल अब हब बनता जा रहा है ओरल कैंसर्स का। पाकिस्तान में भी सबसे ज़्यादा रेशो हमारे पास इस वक्त कराची में, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे पान, छालिया, गुटखा, तंबाकू नोशी, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बेहद है। सही। तो आप ये बताएं कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है, मतलब ऐसे क्या ट्रीटमेंट हम लोग करें, मतलब हमारे अवाम नाजरीन देखने वाले, कि जिससे ये बचाव मुमकिन हो सके? देखिए हुबा, इसमें सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मैं आपका टाइम दूँ, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मैं ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से ये बात पहुँचाना चाहती हूँ कि ओरल कैंसर जो है वो हमारी बॉडी के किस हिस्से को मुतासर करता है जाके। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है और जिसको हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई भी सेल एबनॉर्मल से हट के डेवलप हो रहा होता है, कोई उसमें एबनॉर्मेलिटी आ रही होती है, तो ये सेल साइकिल ऐसे सेल को उसी वक्त अरेस्ट कर देती है, इससे आगे उसकी ग्रोथ नहीं होने देती। अब अगर हम तंबाकू, छालिया, गुटखा, निकोटीन, अल्कोहल, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर जाके हमारी इस सेल साइकिल पे होता है। ये सेल साइकिल मुतासर होती है, ये अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे पाती है। इसी वजह से ये एबनॉर्मल सेल्स कंटिन्यूसली ग्रो होते चले जाते हैं और फिर ये ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो हमारी आवाम को सबसे पहले तो इसका कॉज पता होना कि ये क्यों हो रहा है और किस तरह से डेवलप हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम इसके बचाव की तरफ सही तौर पर आ सकेंगे। और आपने मुझसे सवाल किया कि इसका बचाव किस तरह मुमकिन है, तो देखिए, इस पे हमें बहुत सारे स्टेजेस पे हमें काम करना होगा। हमें इसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हमें इसमें काम करना है। हमें शुरू से ही बच्चों को इस बात की आगाही करनी है कि ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बेइंतहा मुज़र सेहत है। ठीक है। इसके अलावा ये कि गवर्नमेंट लेवल पे भी हमें इसमें काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बैन कर दिया जाए। हम देखते हैं कि ये बैन हो भी जाती हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से ये लोगों तक प्रोवाइड फिर भी कर दी जाती हैं। तो स्ट्रिक्टली ऐसे लॉज बनने की ज़रूरत है कि जिसमें इन तमाम चीज़ों की रसाई लोगों तक बिल्कुल स्टॉप हो जाए। सही। तो डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, क्या जिस पेशेंट को ये कैंसर है तो उसकी चीज़ें इस्तेमाल करने से या छूने से ये क्या लग सकता है दूसरे को? देखिए, यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हम ओपीडीज़ में भी इस क्वेश्चन को बहुत इनकाउंटर कर रहे होते हैं कि हम डेंटिस्ट के पास भी इवन गए, उन्होंने हमारे पर गलत औजार इस्तेमाल कर दिए, तो उसकी वजह से जो है मुझे कैंसर लग गया। देखिए, इसमें अब तक जितनी भी रिसर्चेज हुई है, जितनी भी एविडेंस बेस्ड है, उसमें कोई ऐसा केस नहीं आता है सामने। और क्योंकि मैंने पहले ही अपनी बात के शुरू में कहा कि ये अंदरूनी तौर पर आपकी जेनेटिक्स से, आपकी म्यूटेशन से कैंसर डेवलप हो रहा है। तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद कि अगर आप कोई चीज़ गलत इस्तेमाल आपके मुंह में हो जाती है या ये छूने से लग रहा है, या इस तरह से नहीं होता है। तो मुंह की सफाई से क्या इस मुंहजी मर्ज से बचा जा सकता है? ये देखिए, मुंह की सफाई से आप ना सिर्फ कैंसर से बल्कि आप बहुत सी मुंह की बीमारियों से बच सकते हैं। बल्कि मुंह की बीमारी नहीं, और भी जिस्म में ऐसी अब रिसर्चेज ये साबित कर रही हैं कि दिल की भी ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो कि मुंह की गंदगी से या मुंह में मौजूद होने वाले बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को यही सजेस्ट करते हैं कि 2 बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपने इसको अपना लिया है अपनी लाइफ में तो फिर आप बहुत सारी बीमारियों से, देखिए क्योंकि खुबा जिस तरह से आपके घर का गेट है, अगर आपके घर का गेट ही गंदा हो तो आप अपने घर को जितना भी साफ सुथरा रख लें वो किसी भी तरह साफ नहीं हो सकता। बहुत अच्छी तो बात बिल्कुल इसी तरह से आपकी ओरल कैविटी भी है, ये आपके गेटवे है आपकी पूरी बॉडी का, इसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और 2 बेसिक स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। उसमें आपकी प्रॉपर ब्रशिंग आ जाती है और फ्लॉसिंग आ जाती है।
ब्रशिंग भी आपने करना ये है कि आपने ट्वाइस अ डे आपने ब्रशिंग करनी है, 2 मिनट तक आपने लाजमी ब्रश करना है। और जब आप ब्रश करें तो इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आप दांत की हर सतह को साफ़ कर रहे हैं। सिर्फ आगे से आपने साफ़ कर लिया ये अच्छी बात नहीं है, आपने हर दांतों की सतह को जो है वो इन्वॉल्व करना है ब्रशिंग में। इसके साथ साथ फ्लॉसिंग, दूसरा अमल जो है वो फ्लॉसिंग का कहलाता है। एक सिंपल सा ये एक थ्रेड है, मार्केट में बहुत ईजीली अवेलेबल है। फ्लॉस करने से हमें फ़ायदा ये होता है कि 2 दांतों के दरमियान में अगर कोई फूड पार्टिकल, कोई खाने की ज़र्रात मौजूद हैं तो वो इजीली उसको पुल आउट करके और इस जगह से निकाल देता है, तो वो उसको क्लीन कर देता है। तो डॉक्टर साहब एक बात ये बताएं कि ये तो मैंने सुना है कि जिनके दांत रूट कैनाल होता है तो उनके दांत में थोड़ा सा स्पेस आता है, गैप होता है, कि उससे डेंटल फ्लॉस के ज़रिए जो भी मुंह में है तो मतलब दांत में फंसा हुआ है वो निकाल लें। कि मतलब उमूमन जो हमारे जिनके दांत ऐसे नहीं है, जिनमें रूट कैनाल नहीं हुआ हुआ है, क्या उनमें भी ऐसा मुमकिन है कि वो ऐसा कर लें, क्योंकि डर लगता है कि दांत में गैप ना आ जाए? नहीं, देखिए फ्लॉस जो है वो बिल्कुल एक बारीक सा थ्रेड है, उसका साइज़ जो है वो बिल्कुल मिलीमीटर्स में होता है। तो जब आप उसको, लोगों में ये आदत होती है कि वो दांतों के दरमियान में फंसे हुए खाने को टूथपिक से निकाल रहे होते हैं, तो वो बहुत डेंजरस है। उससे आपके दांतों के दरमियान में स्पेसेस भी क्रिएट होंगे और दूसरा ये कि वो मसूड़ों को भी ख़राब करेगा। इसी को ओवरकम करने के लिए हमने फ्लॉस की इन्वेंशन की है। फ्लॉस का साइज़ बिल्कुल मिलीमीटर्स में होता है, वो आपके दांतों के दरमियान में चाहे कोई रूट कैनाल हुई हुई हो, फिलिंग हुई हुई हो, कुछ भी हुआ हुआ हो, वो स्पेस क्रिएट नहीं करेगा। तो डेंटल फ्लॉस से एक ही दफ़ा करने से हो जाएगा साफ़, या फिर मतलब देखिए जब आप ब्रश कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप फ्लॉस भी कीजिए। दिन में ट्वाइस अ डे अगर आप ब्रशिंग करते हैं सुबह में और रात में, ये मस्ट है करना, तो उसके साथ साथ आप फ्लॉसिंग भी ज़रूर करिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि इस कैंसर पे कितना खर्चा आ सकता है? देखिए कैंसर का इलाज जो है, एक तो ये कि पेशेंट के लिए बड़ा ही तकलीफ़देह अमल होता है। चाहे हम उसे सर्जरी के थ्रू ट्रीट करें या चाहे हम उसे शुआओं के थ्रू, रेडिएशंस के थ्रू ट्रीट करें, वो पेशेंट के लिए भी बड़ा तकलीफ़देह है और साथ ही साथ ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जाते हैं तो तब भी आपको काफ़ी कॉस्टली ये पड़ जाता है, तो तकरीबन इन लैक्स तक तो इसकी फ़िगर चली जाती है। तो डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि टूथब्रश करते वक्त अक्सर लोगों के दांतों से ब्लीडिंग होती है, खून आता है मुंह से, क्या ये भी कि हम डेंजरस ले सकते हैं इसे कि मुंह का कैंसर है या दांत में कुछ मसला है, इसी वजह से डॉक्टर के पास जाएं? देखिए अगर पेशेंट ये फील करता है कि उसके मुंह के अंदर कोई वाइट कलर का या कोई रेड कलर का लीजन बन रहा है, कोई ऐसा ज़ख़म है और उसमें से ब्लड आ रहा है, तो ज़रूर आप डेंटिस्ट को विज़िट कीजिए। हो सकता है हम उसकी बायोप्सी करें और शायद उसमें से कोई कैंसरस अमाउंट मिल जाए। लेकिन अगर ब्रशिंग करते हुए आपके बाकी नॉर्मल कोई आपको मास नहीं है, कोई लम्प फील नहीं हो रहा है, कोई अल्सर नहीं है और उसमें अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है ब्रश करते हुए, तो ये मसूड़ों की बीमारी हो सकती है। तो दोनों सूरत हाल में अगर आपको ये फील होता है तो यू मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट। और वैसे भी आपको साल के अंदर 6-6 महीने के इंटरवल्स पे आपको ज़रूर डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। ठीक, डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे कि टूथ ब्रशेज़ जो आते हैं, कुछ के हार्ड वो होते हैं ब्रशेज़, कुछ होते हैं सॉफ्ट, तो कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा फ़ायदेमंद है जिससे ब्लीडिंग ना हो? जी, आप किसी भी ब्रांड का टूथब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। लेकिन जब आप परचेज़ करें मार्केट से तो 2 चीज़ों का ख्याल रखिए कि एक तो ये कि काफ़ी सॉफ्ट उसके ब्रिसल्स होने चाहिए, जो ब्रश है वो काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए, प्लस ये कि वो जिग-जैग होना चाहिए। अच्छा। जब वो जिग-जैग होता है, एंगुलेटेड होता है, तो उससे आपको दांतों के हर सरफेस में और मुंह के कोने-कोने में पहुंचने में आसानी हो जाती है। अच्छा, तीसरी चीज़ ज़रूर के देखिए कि जब आप टूथब्रश परचेज़ कर रहे हैं तो उसके बैक साइड पे ही अब टंग क्लीनर मौजूद होता है। तो जब आप दांतों को ब्रश करें तो उसके साथ साथ अपनी ज़बान को भी ज़रूर ब्रश कीजिए ताकि उस पर जितने भी रेजिड्यूज़ मौजूद हैं वो भी वॉश ऑफ हो जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जब सो के उठते हैं या भूखा पेट होता है तो मुंह से बू आती है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? ऐसा क्या किया जाए कि वो ख़त्म हो जाए? देखिए मुंह से बू आना, इसका मतलब ये है कि आपकी ब्रशिंग इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। कुछ लोगों में देखिए मैदे की तेज़ाबियत होती है, मैदे की प्रॉब्लम होती है, गट प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी लोगों के मुंह से बदबू आ रही होती है। और दूसरा ये है कि अगर बदबू आ रही है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं फूड पार्टिकल लॉज हुआ है और उसकी क्लीनिंग प्रॉपर्ली नहीं हो रही है।
तो इन दोनों सूरत हाल में आपको एक डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। करते हम ये हैं कि हम प्रोफेशनल क्लीनिंग, जिसे स्केलिंग और पॉलिशिंग कहते हैं, हम वो ऐसे पेशेंट्स में करते हैं जिसकी वजह से तमाम चीज़ें, पूरा मुंह वॉश ऑफ हो जाता है। ऐसी जगह जहां आप ब्रश के थ्रू नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां हमारे अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस उन तमाम चीज़ों को वॉश ऑफ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो उससे काफ़ी हद तक ये मुंह की बदबू आना या ब्लीडिंग होना, ये तमाम चीज़ें काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो माउथ वॉश मिलता है तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है? क्योंकि अमूमन नहीं पता होता लोगों को, हमें वो मेडिकल स्टोर वाले रेफ़र करते हैं कि माउथ वॉश ले लें आप, तो मतलब नहीं पता कि किस तरह यूज़ करना है, तो वो भी बताते चलें। देखिए, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम खुद माउथ वॉश प्रिस्क्राइब करते हैं। एक तो पहली बात ये है कि माउथ वॉशेस जो हैं वो मेडिकेटेड होते हैं, तो जब आपका डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करे आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, तब आप उसे यूज़ कीजिए। और मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा ये एडवाइस करती हूँ कि घर का बना हुआ माउथ वॉश इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा पानी, 1 कप नीम गर्म पानी कीजिए और उसमें 2 चुटकी नमक डाल के और उसकी कुल्लियाँ कीजिए। ये सबसे बेहतरीन माउथ वॉश है। लेकिन फिर भी अगर आपका डेंटिस्ट ये समझता है कि आपको माउथ वॉश की ज़रूरत है, तो उसमें उसके साथ एक कप भी मौजूद होता है। कुछ कंडीशंस में हम डायरेक्टली उसको इस्तेमाल करने को कहते हैं और कुछ कंडीशंस में हम उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करने का बता रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी पूछना चाहेंगे कि मुंह के कैंसर से बचने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? ये देखिए, ये बहुत अहम सवाल है और इसमें हुकूमती लेवल पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। और आपके प्लेटफॉर्म से भी मैं आगाही, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी लोगों में कि देखिए, ये ओरल कैंसर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 75 to 90% ऑफ द केसेस में हमारे पास तंबाकू, टोबैको, निकोटीन, छालिया, गुटखा, मावा, भेलपूरी और अल्कोहल, इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से हो रही है। तो हम सबसे ज़्यादा इससे बच ही इस सूरत में सकते हैं कि जब हम इन तमाम चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल दें। तो गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कि वो इन तमाम चीज़ों को बैन करे, स्ट्रिक्टली लॉज अप्लाई करे कि जिससे इनका रसाई लोगों तक जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए। सेकेंडली ये कि अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी इस बात की बच्चों को आगाही प्रोवाइड की जाए। इसमें डॉक्टर फरहान ईसा भी एक बहुत अहम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो जगह जगह जो है वो कैंप्स लगा रहे होते हैं और उन कैंप्स के तवज्जुह से भी हम लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे होते हैं, ये मैसेज यानी कि ईसा लेबॉर्ट्री आवाम में आगाही फराहम करने में पेश है। और अच्छा ये बताएं कि मुंह के कैंसर में क्या कीमोथेरेपी होती है, इसका क्या रोल है? देखिए, अभी तक हमारी जितनी एविडेंस बेस्ड स्टडी है उसमें कीमोथेरेपी का रोल ओरल कैंसर में इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जैसे कि बाकी हमारे पास बॉडी में कैंसर्स होते हैं। तो ओरल कैंसर मोस्ट ट्रीटेबल जो है वो अभी तक सर्जरी और रेडिएशन से है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इराबा इलियास हमारे साथ मौजूद थी। आपको इन्होंने आगाही फरहाम की, ऐसी बेसिक्स चीज़ें बताई हैं जो अमूमन हमारी आवाम को या हम सबको नहीं पता होता। तो ज़रूर इन चीज़ों पे अमल करें। और इस वक्त प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।